2022। वो घटना अक्टूबर नवंबर महीने की है। दिल्ली के महरौली इलाके की खबर है। इस खबर ने पूरे देश को एकदम से ना झंझोर करके रख दिया। इसमें एक प्रेमिका जिनका नाम था श्रद्धा वॉकर, उसका प्रेमी उसकी पहले हत्या करता है और हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करता है। प्रेमी का नाम बता दे तो आफ्ताब पुणे वाला था। वो क्या करता है कि अपनी प्रेमिका को पहले तो हत्या करता है, उसके बाद उसके शरीर का टुकड़े कर कर उसे अपने घर में जो फ्रिज रहता है उसमें नहा देता है। उसका रोज एक काम था कि वो टुकड़े को रोज एक छोटे छोटे टुकड़े को पॉलिथीन में बंद करके वो वहीं नज़दीक में एक जंगल था वहाँ जाता था और उस टुकड़े को फेंक आता था। इसका करने का यह कारण था कि किसी इस लड़की को मारने का इल्ज़ाम इस पर ना जाए और किसी को कानो कान खबर ना पता चले कि वो लड़की आखिरकार गई कहाँ है। वो इसका जो कहे प्लान अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन इस प्लान में ना जाने एक कब अड़चन आ जाती है और दिल्ली पुलिस के हाथ में ये पूरी केस चली जाती है। उसके बाद क्या हुआ आप लोग तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। लेकिन वो बस जगह चेंज हुई है। अब वो दिल्ली था, अब इस बार बेंगलुरु है। बेंगलुरु से भी ऐसी कुछ मिलती जुलती एकदम से क्राइम की घटना सामने आई जो एक सच्ची घटना है। हम आज आपको ये घटना बताने जा रहे हैं, वो दिल्ली की है। तो घटना बताने से पहले हम ये आपको बता दें कि आप अगर जो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो जरूर ही नहीं भूलिएगा। आपको अगर जो बेल आइकन दबाइएगा तो मैं जब भी क्राइम वीडियो ऐसे डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो ये घटना हम बताने जा रहे हैं वो बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक 29 साल की महिला जिसका नाम महालक्ष्मी था, वो नेपाल की रहने वाली थी। वो क्या करती है कि उनके 2019 में उनके साथ एक हेमंत दास जो भी नेपाल के ही रहने वाले थे, दोनों को सगाई होती है यानी शादी होती है 2019 में वो अपने नेपाल से फिर बेंगलुरु वापस आते हैं। मतलब बेंगलुरु आते हैं काम धाम खोजने के लिए, करने के लिए। और वहीं बेंगलुरु आने के बाद ये हेमंत है जो मोबाइल शॉप पर काम करने लगता है। और वहीं बात करें ये महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप पर टीम लीडर के काम करती थी। यानी एक मॉल में बोल सकते हैं बेंगलुरु की एक फेमस मॉल थी जहाँ ये ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप पर टीम लीडर का काम कर रही थी। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे खासे चल रहे थे। 1 साल 2 साल फिर एक बेटी जन्म लेती है इन दोनों से, और वो बेटी भी लगभग 2 साल की हो चुकी थी। तो फिर घटना फिर साल आता है 2023 में न जाने हेमंत को अपनी औरत जिनका नाम महालक्ष्मी था उन पर शक होता है। उनको लगता है कि उसकी औरत किसी दूसरे गैर मर्द के साथ फंसी हुई है या फिर उसके साथ ये धोखा दे रही है। ये हेमंत के साथ धोखा दे रही है। वो अपनी पत्नी पर शक करता है। फिर धीरे धीरे करके रोज़ लड़ाइयाँ होना चालू हो जाती है। लड़ाई होती है, उसके बाद फिर न जाने एक दिन दोनों अलग हो जाते हैं यानी डाइवोर्स ले लेते हैं। कुछ दिन तक ये महालक्ष्मी जो अपनी मम्मी और एक छोटी बहन के साथ रहती है वहीं बेंगलुरु में। कुछ दिन के बाद ये क्या करती है कि बेंगलुरु में एक 3 मंजिला इमारत वालिक इलाके में लेती है। एक 3 मंजिला इमारत पर ये रहती है एक छोटी सी रूम में। रहने के बाद बेटी 4 महीने तक इनके पास ही रहती है, इस और लड़की के पास ही रहती है। लेकिन ये क्या करती है कि 4 महीने के बाद अपनी बेटी को इसके पापा जो हुए हेमंत दास उनके पास ये छोड़ आती है। उसके बाद बात करें लगभग ये चल ही रहा था, 14-15 दिन के बाद ये अपने बेटी को देखने के लिए जाती रहती थी। ये लगभग घटना बराबर से ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन 2 सितंबर 2024 की बात है कि लास्ट कॉल ये महालक्ष्मी की आती है। वो किसी को बात करती है। वो लास्ट कॉल था 2 सितंबर 2024 को, उसका फ़ोन चालू था। इसके मम्मी है एक भाई जो नेपाल में रहता है, वो इस पर कॉल लगाता है लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। ये बहुत कोशिश करती है लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ ही होता है। उसके बाद की बात करें तो वहाँ के जो घर था जहाँ वो लड़की रहती थी, वहाँ के अगल बगल रहने वाले जो जितने भी आदमी थे या जितने भी पड़ोसी थे, वो उसको अचानक से उस रूम से गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है।
बदबू आने लगती है तो वो जो कॉलोनी में रहती थी वहाँ के जो मालिक है उसको ये बात जाकर बताती है। जब ये बात जाकर बताती है तो वो देखते हैं जाकर कि उसके घर के बाहर ताला लगी हुई है, लेकिन उसके घर के अंदर से, रूम के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। तो वो लड़की जो थी वो बोले तो वह अपनी माँ का नंबर दिए हुए थे इस कॉलोनी वाले के, कि जो लीडर है जो इसके, वो नंबर दी हुई थी। तो वो इमरजेंसी के लिए तो वो कॉल करता और कहता कि आप अपनी बेटी का रूम आके देख लीजिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो उसके माँ और उसके बहन के दिमाग में कुछ अलग खटकता, लगता है कुछ अनहोनी हुआ है। वो क्या करती है कि आती तो है लेकिन उसके पास एक और चाबी थी। ये जो माँ लक्ष्मी है वो अपनी माँ को एक चाबी दे दी थी कि अगर जो हम कभी काम पर बिजी रहेंगे तो तुम अब मेरे रूम में आकर रह सकती हो, जो करना चाहिए वो कर सकती हो। तो वो आती है और दरवाज़ा खोलती है तो बहुत ज़्यादा बदबू आने लगता है दरवाज़ा खोलते ही। जब वो अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन इतना ज़्यादा गंद आने लगता है कि वो अंदर जा नहीं पाती है। तो कॉलोनी वाले का जो मास्टर है, जो लीडर है, वो क्या करता है कि पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस वाले तो आते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब आते हैं तो वो अंदर घुसने की कोशिश, उस रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले इतना, उस रूम से गंद आ रहा था कि पुलिस वाले आसानी से जा नहीं पाते हैं। फिर वो एक मास्क लगा के जाने की कोशिश करते हैं तो इतना ज़्यादा बदबू दे रहा था कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या करते हैं कि एक मास्क, दो मास्क लगा के वो अंदर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जो फर्श पे जो खून के छींटे हैं जो बड़े बड़े सूख गए हैं, जहाँ तहाँ खून के छींटे हैं और कुछ शरीर के टुकड़े वहाँ पे गिरे हुए थे। वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो एक फ्रिज से जो खून के धार है वो नीचे टघरते हुए अच्छा दूर तक चला गया है और वो सूख गया है। जैसे वो फ्रिज खोल के देखते हैं तो उसमें से इतना ज़्यादा बदबू आने लगता है कि वो तुरंत दौड़कर रूम से बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं होगा, तो वहीं पे नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल से कुछ कर्मचारियों को वो बुलाते हैं। जब कर्मचारियों को बुलाया जाता है तो कर्मचारियों भी कैसे भी करके उस फ्रिज से जितने भी लाश के टुकड़े, जो लगभग 30-40 टुकड़े किए हुए थे, वो टुकड़े को बाहर निकालता है। फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया जाता है। जब इसके माता पिता, मम्मी और बहन और वहाँ की जो एक भाई जो नेपाल में रहता था वो भी तब तक चला आता है। वो एकदम से बोले तो अति हो जाते हैं, रो रो के पागल हो जाते हैं। पुलिस वाले फिर से छानबीन करती है तो देखती है एक मोबाइल पड़ा हुआ है और उस मोबाइल की जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ये 2 सितंबर की लास्ट कॉल गया हुआ है और 2 सितंबर के बाद इस पर कोई कॉल नहीं गया हुआ है, यानी 2 सितंबर के बाद ये फ़ोन बंद हो गया था। उस फ़ोन के ज़रिए पता चल रहा है कि आज, मतलब ये घटना पूरी सामने आती है 21 सितंबर को, यानी 19 दिन पहले उस लड़की की मौत होती है या हत्या किया जाता है। हत्यारा इतना शातिर था कि वो एक भी सबूत नहीं छोड़ा और पुलिस वाले के हाथ उतनी कड़ी सबूत नहीं लगी है कि किसी पर वो शक करता। लेकिन शक के दायरे में उसका एक हस्बैंड, जिसके वो तलाक दे दी थी, जिसका नाम हेमंत दास था, तो शक के दायरे में हेमंत को पूरी छानबीन करता, पूछताछ करता है। तो पुलिस के पास वैसा कुछ सबूत हाथ नहीं लगता कि हेमंत दास ने ये खून किया है। वो हेमंत दास भी कहता है कि हमको पता चल गया ये खूनी कौन है, ये वही है जिसके साथ मैंने इसे कई बार देखा हूँ, साथ घूमने जाती है, मिलने आती है और पड़ोसियों से भी पूछने पर बताती है कि हम तो इसे ज़्यादा जानते नहीं है, ये सुबह 9 बजे जाती है और रात को 10 बजे आती है। तो हमें भी इसके बारे में कुछ ऐसा जानकारी नहीं है, लेकिन हम कभी कभी इसको देखे हैं कि ये कोई लड़के के साथ आती है और लड़का भी कभी कभी 2-3 दिन तक इसके रूम में रहता है। तो पुलिस वाले भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो जो कातिल अभी तक तो पुलिस वाले के हाथ नहीं लगा है। 5 महीने पहले वहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि 5 महीने पहले ये लड़की हमारे यहाँ ये कॉलोनी में आई थी रहने के लिए और ये कुछ अलग किस्म की थी। ये किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, इसे शायद टाइम नहीं मिलता था। ये सुबह 9 बजे अपने काम के लिए चली जाती थी और सबके सोने पर ये रात को 10-साढ़े 10 बजे आती थी। लेकिन हम लोग तो इसके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखे हुए हैं। और एक को कहना है, उसके हस्बैंड को कहना है कि वही लड़का है जो ब्यूटिशियन था या फिर हेयर स्टाइलिस्ट था। ये उसी लड़के का काम हो सकता है जो जिसके साथ ये लड़की
कुछ दिन पहले रिलेशनशिप में रहती थी और जिसके लिए मुझे ये छोड़ी थी। तो पुलिस वाले, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, उनका कहना है कि ये कोई हैदराबाद या कोई उत्तराखंड का रहने वाला ये आरोपी है और पुलिस वाले के हाथ कुछ ऐसा सबूत नहीं लगा जिससे भी कातिल पकड़ा जाए। तो दोस्तों, मेरा ये क्राइम वीडियो सुनाने का ये मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के आत्महत्या को ठेस पहुंचाना, और मेरे वीडियो में कुछ खिचपिच हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।